आँख बंद करके किसी को बैठा दिया जाए इसके अंदर ना, उसने कभी ये गाड़ी देखी नहीं हो, उसको ये कसम से हैचबैक लगेगी। लोगों को ना एक नोशन बना हुआ है, ज्यादा लोहा लगा रखा है, ज्यादा भारी लगा रखा है। कंपनी ने बहुत वेल रिसर्च करके जो ये सारे प्रोडक्ट डेवलप करती है। डाउट आदमियों को तब हो गया जब 2 स्टार सेल्टोस लगभग 3 स्टार लेकर के आई थी ना सेल्टोस, तब ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। गाड़ियां आज भी वो गाड़ियां बहुत ज्यादा बिक रही हैं कंपैरेटिवली जो कम स्टार लेकर आती हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में एक स्पेशल गाड़ी के लिए, वो है किया सोनेट डीजल ऑटोमेटिक XTX वेरिएंट। और ये योगेश भाई की गाड़ी है। और जब योगेश भाई से बात हुई थी तो इन्होंने कहा कि आप ही लोगों के जो सजेशन है उसकी वजह से ये गाड़ी ली है। और इनसे पूछते हैं कि भाई ये कितने सेटिस्फाई हैं इस गाड़ी से। हालांकि ये ऑटोमेटिक है तो टॉर्क कन्वर्टर के साथ है और इसमें कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता आप लोगों के लिए। कितने तक में ली थी भाई ये आपने? सर ये गाड़ी मुझे 12,80,000 रुपए की पड़ी थी, क्योंकि ये हरियाणा रजिस्टर्ड है। अच्छा, अगर दिल्ली रजिस्टर्ड होती तो ये लगभग 13,35,000 रुपए की है। इन्होंने आगे पीछे एक नहीं दो गाड़ियां उठाई हैं। एक वाइट कलर के अंदर उठाई है सेम मॉडल, एक ये उठाया है। वो 50,000 महंगी पड़ी है। वो 50,000 महंगी है, वो दिल्ली रजिस्टर्ड है इसलिए। अच्छा, हम लोगों ने सजेशन दिया वो तो ठीक है, लेकिन आपने इसके अलावा कोई और गाड़ी चलाकर देखी? सर मैंने जो है नेक्सॉन का भी टेस्ट ड्राइव लिया है, XUV 300 का भी लिया है। मोरलेस जो इस सेगमेंट में जितनी भी गाड़ी आती हैं, इस कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में मैंने वो सारी ट्राई करके देखी थी। और इससे पहले मैं इको स्पोर्ट चला ही रहा था। अच्छा। मतलब वो मेरे पास 2017 से लेकर और इसको सेल करने, ये परचेज करने तक थी मेरे पास। अच्छा, इको स्पोर्ट से शिफ्ट करना आपको डाउनग्रेड लगा या फिर अपग्रेड लगा? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है सर ये, क्योंकि नो डाउट इको स्पोर्ट जो है वो अपने आप में एक बेंचमार्क है इस सेगमेंट की गाड़ी के लिए। पर मैं क्योंकि सिटी में चलता हूँ और मेरी ड्राइवेबिलिटी के हिसाब से मुझे ये जो है अपग्रेड ही लगा, डाउनग्रेड नहीं लगा। मेरे ख्याल से अगर उसके अंदर आपको अगर ऑटोमेटिक मिलता हाँ तो आप उसको ले लेते। डेफिनेटली ले लेता 100%, क्योंकि पूरे इंडिया में सब जानते हैं इको स्पोर्ट के साथ में जो मेन प्रॉब्लम है उसका क्लच इतना टाइट है कि अगर आप दिल्ली जैसे शहर में उसको जो है चला रहे हो, मेरी गाड़ी रोज 60-70 किलोमीटर चलती है दिल्ली में, इसलिए मैंने डीजल भी ली है। तो उसका मेन बस पिक्चर यही थी कि चलाते समय जो है ना थोड़ा सा उसका समय, कुछ समय के बाद में टफ हो जाती हैं चीज़ें। ये टॉर्क कन्वर्टर के साथ में कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। आपके पास जो इको स्पोर्ट थी वो पेट्रोल के अंदर? नहीं, वो भी डीजल थी सर। वो भी डीजल? हाँ। तो ये कितने की एवरेज वगैरह निकालती है? मतलब ये जेब के ऊपर हल्की पड़ रही थी कि वो? मोरलेस दोनों बराबर हैं बिल्कुल। ऑन एन एवरेज 15 के आसपास ही मेरी वो एवरेज दे रही थी और 15 के आसपास यही दे रही है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन अच्छी बात है कि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है। ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ मिल रहा है, AMT नहीं है। मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है AMT से। मैंने ब्रीजा मेरे दोस्त के पास है, बहुत चलाई है मैंने AMT में। पर फिर भी एक जो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रॉपर जो ऑटोमेटिक माना जाता है वो टॉर्क कन्वर्टर माना जाता है। तो ये थोड़ी सी बेटर ही थी उससे, तो मैंने ये प्रेफर कर ली। तो इसके हिसाब से कौन सी आपको अच्छी लगती है, ये या इको स्पोर्ट? इको स्पोर्ट ज्यादा अच्छी है, ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। पीछे मतलब रियर स्पेस। एब्सोल्युटली। चलिए अब इसको चलाते हुए बात करते हैं गाड़ी के अंदर। पहले तो यार स्पेस दिखाओ आप। यहाँ पर जब मैं बैठा हूँ यहाँ पर 6 फीट 4 फीट का बंदा, और आपकी हाइट क्या है? 6 है भाई। एक बार बैठ के देखना जरा। ठीक है, इनके जो है घुटने नहीं टकरा रहे हैं। नहीं टकरा रहे हैं? नहीं, 1 इंच के लगभग है जगह। अच्छा। और हेडरूम भी, ये अच्छी बात है कि यहाँ पर जो है ना कर्व दे दिया इन्होंने, आप देखोगे तो हेडरूम भी आपको अच्छा खासा जो है वो मिल जाएगा। लेकिन मेरे को थोड़ी सी जगह यहाँ पर सीट नीचे करनी पड़ेगी। हाँ, मैं थोड़ी ऊंची करके चलाता हूँ, मैं शुरू से ही आदत रही है इस चीज़ की। दूसरा ये सनरूफ होने की वजह से ना थोड़ा सा डाउन हो जाती है ये वाली चीज़ें, तो हाइट कम हो जाती है हल्की सी। ये आइकन इतने बड़े बड़े आ रहे हैं एप्पल का सर, वो कारप्ले चल रहा है सर इसमें। इसमें लेकिन इशू है थोड़ा सा जो है ना, क्या ये सर ना बार बार जो है वो हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसमें लिखा आ जाता है नॉट रिस्पॉन्डिंग प्लीज ट्राई रिकनेक्टिंग। अच्छा, वो बेसिकली क्या है ना सर कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना मार्केट में,
तो वो जो है ना शायद इतना परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है जब लोग उसे यूज करते हैं धीरे धीरे करके तब वो इवॉल्व करके बढ़िया बनता है। जैसे हैरियर आई या नेक्सॉन आई, ये दोनों गाड़ी शुरू में इतनी अच्छी नहीं थी, हैरियर के साइड वाले शीशे बहुत बड़े बड़े थे। अच्छा। तो वो सारी चीजें धीरे धीरे करके कंपनी ने इवॉल्व करी, ठीक करी। अब आज जो प्रोडक्ट आ रहा है वो बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ रहा है। अच्छा। तो जो छोटी मोटी कमियां इस गाड़ी के साथ हैं तो वो इसी वजह से हैं, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फ्रेश प्रोडक्ट है। शायद धीरे धीरे करके इवॉल्व करेगी कंपनी, कस्टमर जिस तरह की जो कमियां बता रहा है होती हैं। ये बात अच्छी है कि सिर्फ इधर ही म्यूजिक सिस्टम वगैरह के अंदर ये चीजें हैं, नहीं तो कई दफा ऐसा होता है कि इंजन वाइज भी आ जाती हैं। नहीं सर, इंजन तो मतलब इतना सुपर्ब है ना इसका, वही क्रेटा वाला सेल्टोस वाला इंजन है। और बहुत बढ़िया इंजन है, मतलब बिल्कुल खुश हूँ मैं इस इंजन से। अच्छा एक बात बताइए, अगर आपकी ये फैमिली कार है, क्या फैमिली आपकी इस डिसीजन से सेटिस्फाई है? क्योंकि पीछे तो इसका स्पेस नहीं है गाड़ी के। सर मेरे छोटे भाई को छोड़ के और किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। क्योंकि जहाँ तक स्पेस का मैं समझता हूँ ना, कंपैरेटिवली कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा बहुत तकलीफ में ही बैठेगा। आराम से अगर बैठना चाहे, अगर लॉन्ग ड्राइव पे भी जा रहा है तो आराम से बैठ सकता है। अब कंपैरिजन करोगे तो मोर और लेस किसी न किसी में कम या किसी न किसी में ज़्यादा तो होगा ही होगा, लेकिन इतना कोई इशू नहीं है। और मेरी गाड़ी में वैसे भी हम 2 या 3 लोग ही ट्रेवल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, परफॉर्मेंस कैसी लगी आपको इसकी हाईवे? क्योंकि इसका जो इंजन है वो डी-ट्यून नहीं करा हुआ है, उतनी पावर निकालता है जितना क्रेटा और सेल्टोस का निकालता है। सर अभी तक सो फार मतलब सिर्फ एक इंजन और जो इसका ट्रांसमिशन है ना, वही एक ऐसी चीज़ है जिससे मुझे 1 सेकंड के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि मैंने गलत डिसीजन लिया ये गाड़ी लेके। पिछली वाली जैसे मैंने दोस्तों की ब्रीजा चलाई है, और जो मैं बता रहा था आपको मेरे पास इको स्पोर्ट थी, वो सारे 100 bhp का इंजन था और 200 न्यूटन मीटर के आसपास टॉर्क था मेरे ख्याल से। इसका 250 न्यूटन मीटर टॉर्क है, तो जाहिर सी बात है वो जो पेपर पे जो ज़्यादा पावर है वो ग्राउंड पे भी दिखती है। मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ, पहले से मुझे बेटर अच्छी परफॉर्मेंस लगती है इसकी। अच्छा योगेश भाई, कभी आपको ये नहीं लगा कि यार 13 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हो इसके ऊपर, तो बहुत सारे ऑप्शन और आ जाते थे, मतलब बड़ी गाड़ी के अंदर, चाहे वो सेल्टोस भी हो, चाहे वो क्रेटा भी हो, दूसरी और गाड़ियाँ, या फिर 500 की थोड़ी सी वेट कर लेते आप? भाई एक्चुअली मेरा बजट जो है ना 20 लाख रुपए तक भी था। अच्छा। पर मुझे ऐसा लगा यार, जब मैं 5 सीटर ही गाड़ी ले रहा हूँ और लगभग ऐसा सही इंजन सारे उसमें मिल रहा है मेरे को, तो क्यों ना फिर मतलब इस ऑप्शन को लिया जाए। मान लीजिए मैं सेल्टोस ही ले लेता, जो इससे थोड़े अपर सेगमेंट की गाड़ी मानी जाती है, सेम इंजन है, वही 5 सीटर गाड़ी है, छोटे मोटे फीचर और छोटे मोटे स्पेस एडजस्टमेंट के अलावा बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो मैं हैरियर तक भी चला जाता तो मुझे XMA मिल पाता मेरे बजट में, उससे बड़ा तो मिल नहीं पाता। तो फिर कुछ 2-4 फीचर उसमें कम मिलते हैं, उसका बड़ा इंजन है तो अकॉर्डिंगली उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता। तो मतलब सारे ऑप्शंस को कंसिडर करके मतलब ये कम पैसों में और मतलब ज़्यादा बेनिफिट वाली चीज़ मुझे लगी, ज़्यादा पैकेज मुझे मिल रहा था। आपको सिटी में ज़्यादा चलाना था या फिर हाईवे पे चलाना था? सर सिटी में। उस हिसाब से तो डिसीजन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि जितनी बड़ी गाड़ी लोगे उतना सिटी में आपके लिए सरदर्दी। बिल्कुल, मैन्यूवर करने में बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, इको स्पोर्ट आपको चलाने में थोड़ी बेहतर कैसे लगती है? इको स्पोर्ट में बैठ के आपको एक्चुअली लगता है कि आप किसी SUV में बैठे हुए हो। उसकी थोड़ी सीटिंग पोजीशन हाई है, उसका थोड़ा मतलब आप रफ तरीके से इस्तेमाल कर लोगे तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंस्पायरिंग है वो इस तरह की। इसमें आपको एक कंफर्टेबल कार वाला जो है मज़ा आएगा कि आप एक कंफर्टेबल गाड़ी में बैठे हुए हो। आँख बंद करके किसी को बैठा दिया जाए इसके अंदर ना, उसने कभी ये गाड़ी देखी नहीं हो, उसको ये कसम से हैचबैक लगेगी। इस टाइप का इसका सीटिंग पोस्चर है और इस हिसाब से अंदर का ढांचा है इसका। तो बाहर से थोड़ा सा दिखने की SUV टाइप लगती है, अच्छी लगती है। तो अभी इको स्पोर्ट है कि निकाल दिया आपने? सर वो तो निकाल दी मैंने। वो इको स्पोर्ट की भी सर एक मतलब कहानी ही है, क्योंकि इको स्पोर्ट मैंने ली थी स्पिनी से सेकंड हैंड। अच्छा। वो थी 2015 मॉडल और मैंने ली थी वो 19 में, लेकिन वो चली सिर्फ 18,000 किलोमीटर थी। और उसके जो सर्विस रिकॉर्ड वगैरह चला के देखे मैंने, उसकी मतलब जो सर्विस बुकलेट थी ना, उसमें से भी मतलब वो एक सर्विस जो हुई थी उसकी 10,000 वाली, उसका ही कूपन गायब था और नेक्स्ट सर्विस का स्टिकर भी जो आगे विंडशील्ड पे लगा हुआ था। तो मतलब मोस्ट ऑथेंटिक गाड़ी थी वो। कितने की ली थी आपने? सर मैंने ली थी वो 7 लाख रुपए की। अगर बाकी चलने में गाड़ी बहुत स्मूथ है, बहुत शांत गाड़ी है ये और बड़े ही प्यार से चलती है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता है होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल है, जैसे इको स्पोर्ट जो है ज़्यादा अच्छे ड्राइविंग डायनेमिक्स थे इसके कंपैरिजन में उसके। आपको क्या लगता है? एग्री, सहमत हूँ मैं आपकी बात से।
इको स्पोर्ट नो डाउट बेंचमार्क है, और मैंने भी आपको बताया अगर ऑटोमेटिक में आती है ना, AMT में भी दे देते अगर इको स्पोर्ट तो मैं ले लेता, मुझे कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। लेकिन ये सर सेगमेंट ही थोड़ा सा ऐसा है ना कि कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो ये आपके सिटी का और थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने का, हिली एरियाज का, दोनों पर्पस हल कर देती है ये गाड़ी। हम ये तो उम्मीद नहीं कर सकते कि भाई प्योर ऑफ रोडर हो जाए और इस तरीके से चले। अभी आप जो है नॉर्मल मोड में चला रहे हो, आप स्पोर्ट्स मोड में डालकर देखो इसको, तो परफॉर्मेंस और अच्छी निकल के आएगी। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल दे रखा है, ये बड़े काम की चीज़ है, मैंने खुद मतलब एक्सपीरियंस करके देखी। नहीं ऑफ है अभी, ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है, अब ऑन हुआ है। मड और सैंड। ये आपको यहाँ पे 3 मोड आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो यहाँ से कर रहे हैं, और ये देखो इनकी जरूरत पड़ी क्या कभी आपको? हाँ सर, मतलब एज सच कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मैंने चेक करने के लिए देखा कि एक्चुअली काम क्या करते हैं। तो मैं मतलब पौड़ी गया था, पौड़ी गढ़वाल घूमने के लिए। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी, जब मैं अपनी इको स्पोर्ट उसी रास्ते पर लेकर गया था ना, तो 1-2 जगह ऐसा हुआ जहाँ इको स्पोर्ट के टायर जो है ना स्किड हुए। और ये होता है, मैंने खुद नोटिस किया, इको स्पोर्ट को आप अगर स्लोप पे चढ़ाओगे या कहीं मतलब ऐसे टफ टेरेन पे चलाओगे जहाँ ज़्यादा स्मूथ रोड नहीं है, तो वहाँ टायर स्किड करते हैं उसके। लेकिन इसको मैंने चलाया, कहीं भी गाड़ी नहीं अटकी और जो है स्मूथली निकलती हुई चली गई। अच्छा, ये पैडल शिफ्टर का यूज़ करते हो? वैसे ही मतलब फन के लिए, चेक करने के लिए यूज़ किया, बाकी कोई इतना ज़्यादा है नहीं इसका। अच्छा, इतना टाइम हो गया आपको चलाते हुए जी, और आपको ऐसा लगता है कि 13 लाख रुपए सही जगह पर लगे या फिर नहीं लगे? नहीं, मुझे लगता है 13 लाख रुपए सही जगह पर लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको एक कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहिए थी सिटी के अकॉर्डिंग, जी, जो आपको अच्छा एवरेज भी दे, आपको मतलब अच्छा परफॉर्मेंस भी दे और ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको चलाने में, मतलब कि कंफर्टेबल हो, क्योंकि ऑटोमेटिक है ये गाड़ी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस ही सर ऑटोमेटिक की थी, और रन के हिसाब से जो है डीजल मेरे को सूट कर रही थी, क्योंकि मैं 60-70 किलोमीटर डेली चलता हूँ, तो वो दोनों पर्पस जो है ये गाड़ी अच्छे से हल कर रही थी। अच्छा, बाकी सारी चीज़ें तो आपको अच्छी लगी इस गाड़ी में, लेकिन सेफ्टी के मामले में क्या मानना है आपका? सर मैं अपनी ओपिनियन बताता हूँ। देखो, लोग डिफर कर सकते हैं मेरी ओपिनियन से। मुझे ऐसा लगता है अभी ना सेफ्टी बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाइप हो रखी है, और पिछले 1-2 साल में ही ना इसका बहुत ज़्यादा वो हुआ है। गाड़ियाँ आज भी वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बिक रही हैं कंपैरेटिवली जो कम स्टार लेकर आती हैं। ग्लोबल एनकैप में जो गाड़ी टेस्ट होती है सर, वो 64 की स्पीड पे चलती है, तब वो जो स्टार रेटिंग होती है। और मैं कह रहा हूँ 64 की स्पीड पे आप ना किसी गाड़ी को ठोक दो, ज़्यादा चांसेस होंगे कि बंदा जो है आराम से जिंदा बच जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसा समझ के चलता हूँ। अगर आप स्पीड लिमिट जो है बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी चला रहे हो, रफ चला रहे हो, तो उससे वो फ़र्क पड़ता है। अब जैसे लोहे की बात आती है, गाड़ी में कितना लोहा लगा रखा है। मैं एक ज़्यादा लोहा लगी हुई गाड़ी का जो है ग्लोबल एनकैप में अगर टेस्टिंग करूं जिसमें कोई अदरवाइज सेफ्टी फीचर्स नहीं है, और उसी के कंपैरिजन में मैं एक ऐसी गाड़ी लगाऊं जिसमें हो सकता है लोहा शायद हल्का लगा रखा हो, लेकिन 4 एयर बैग दे रखे हैं, उसमें वो असिस्ट वसिस्ट का कोई फंक्शन होते हैं सारे, 2-4 ABS EBD वगैरह वो सब दे रखे हैं। तो मुझे लग रहा है मोर और लेस दोनों बराबरी स्टार बेसिस पे दोनों बराबरी स्कोर करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और जीरो लेकर आएगी जिसमें सेफ्टी फीचर्स नहीं होंगे, चाहे कितना भी लोहा लगा लो। बिल्कुल। तो लोगों को ना एक नोशन बना हुआ है, ज़्यादा लोहा लगा रखा है, ज़्यादा भारी लगा रखा है, तो ये थोड़ी अजीब सी वो बना रखी है। कंपनी ने बहुत वेल रिसर्च करके जो ये सारे प्रोडक्ट डेवलप करती है, बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। कोई भी कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि कागज ही बिल्कुल बना के जो दे देगी। मैं एक जैसा एक्सीलेटर को प्रेस कर रखा है मैंने, ठीक है। अब लगा लीजिए एक ही तरीके से। मैं मोड चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, इको मोड के अंदर हल्का सा डाउन होता होगा, नॉर्मल मोड में वैसा ही रहता है, लेकिन स्पोर्ट्स मोड जैसे ही लगाता हूँ आपका RPM जो है वो लगभग मतलब ये लगा लो कि 30% के आसपास और ऊपर जो है वो चला जाता है। एवरेज में कितना अंतर आता है इको स्पोर्ट के मुकाबले? नहीं सर, स्पोर्ट मोड में नॉर्मल में सर स्पोर्ट्स में तो अभी मैं चेक नहीं कर पाया हूँ फ्रैंकली, लेकिन सिटी में जितना मैं चला हूँ तो इको और नॉर्मल में 1-2 किलोमीटर का ही फर्क होता है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आता। आपकी लॉन्ग ड्राइव में सबसे अच्छा एवरेज कितना दिया है इसने? सर इसने मुझे 20 तक दिया है, 20-21 तक दिया है। ब्रेक भाई यार इसकी खतरनाक है। हल्का सा क्यों करते एकदम से, आदत बनानी पड़ेगी। कैसी लग रही है तेरे को चलाने में गाड़ी? चलाने में अच्छी लग रही है, और वही बात है घूम फिर के अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, ट्रू ऑटोमेटिक अगर चाहिए तो ऑप्शन आपके लिए यही बचता है। बाकी मेरे को एक ना
खुलापन का एहसास नहीं है पूरा गाड़ी के अंदर ना, थोड़ा सा वो चीज तो है इसमें। कॉम्पैक्ट है काफी है। हाँ काफी कॉम्पैक्ट है, सारी चीजें बड़ी नजदीक नजदीक सी, और वो चीज जरूर आपको फील होगी। बाकी देखो, बाकी चलने के अंदर शानदार है, नो डाउट, बहुत बढ़िया है। यही चीज है कि अगर इसके अंदर थोड़ा सा सेफ्टी फीचर्स, थोड़े से सेफ्टी अगर तगड़ी होती है इसके अंदर, फीचर्स तो है ऑफ कोर्स इसके अंदर, लेकिन वही है कि 4 स्टार के आसपास होती। डाउट आदमियों को तब हो गया जब 2 स्टार सेल्टोस लगभग 3 स्टार लेकर के आई थी ना सेल्टोस, तब ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगे। बाकी अभी ये 6 फीट का है और पीछे अच्छी खासी जगह हो रही है, अभी तो फर्स्ट क्लास जगह हो रही है आपकी। हाँ मैं तो फिट बैठा हूँ। 2 6 फुट के आदमी, मैं भी 6 फुट हूँ, ये देख लो आप, मतलब मेरे पर लगभग 3 इंच के करीब जगह बची हुई है यहाँ पर आराम से, और मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। थाई सपोर्ट कैसा लगा आपको? इको स्पोर्ट से थोड़ा सा जो है इसकी सीटिंग जो है ना पीछे वाली, वो थोड़ी डाउन है, इतना कंफर्ट नहीं महसूस होता है। अच्छा। और अदरवाइज जो है एडिक्वेट है, आप मतलब ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग ड्राइव पे तकलीफ में बैठेंगे या कोई दिक्कत है। 4 लोगों के लिए तो सही है। 4 लोगों के लिए तो बहुत अच्छी है। ये जो चीज इन्होंने दे रखी है ना, ये इसकी वजह से जो है ना वो थोड़ी सी ज्यादा ही कॉम्पैक्ट जो है, ये अंदर की जो कैबिन लगती है उसकी वजह से कुछ ज्यादा ही बिची बिची सी लगती है चीजें। पर सर आप एक चीज़ भी ये शायद एग्री करेंगे मेरी बात से कि जो ये सामने देने से ना ये फ़ायदा है कि आपकी आंखें जो है ना सड़क पे ही रहती हैं। ये कंसोल वगैरह को ऑपरेट करने के लिए जो पोजीशन है, मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन पोजीशन है। रीच रहती है एर्गोनॉमिक्स के, रीच रहती है। अब मैं जीपीएस लगा देता हूँ, मुझे सड़क से बहुत से लोग जो फ़ोन लगा के रखेंगे ऊपर, या जीपीएस आएगा तो नीचे आएगा स्क्रीन में, ऐसा नहीं है, ये सब सामने आ रहा है आपकी आंखों के, तो थोड़ा सा कन्वीनियंट के मामले में ये लोकेशन ही सूट करती है। देखो यार, रिस्पॉन्स तो इसका गजब का है, रिस्पॉन्सिव फुल मस्त, और ये में नॉर्मल मॉडल था। अच्छा, आपने मैनुअल चला के देखी क्या ये डीजल में सोनेट? हाँ सर, मैनुअल भी चला के देखी मैंने। कैसी लगी आपको? ठीक है सर। ऐसा क्या है कि आपको ऑटोमेटिक ही चाहिए थी? सर अब आने वाला टाइम जो है ना, वो मेरे ख्याल से शायद ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। तो अभी इलेक्ट्रिक के लिए तो मुझे लगता है 5-1 साल जो है, 5-6 साल अभी और लगेंगे इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आने में और इतने अच्छे प्रोडक्ट आने में कि बंदा जो है ना पैसे इन्वेस्ट कर सके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तब तक के लिए सर ये जो ईज ऑफ ड्राइविंग है सिटी में, वो ऑटोमेटिक ही दे सकती है। तो यार दोस्तों, ऐसा था कि बातों में पूछने की कोशिश कर रहे थे इनकी सारी क्वेरीज, ठीक है। इन्होंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही ये गाड़ी ली है, इसी वजह से आज भी ये संतुष्ट है इस गाड़ी से, ठीक है। और कोई बैठ भी नहीं रही इसी बजट के अंदर, ऑटोमेटिक और वो सारी चीजें, ठीक है। इसमें स्पेस का बहुत ज्यादा लफड़ा रहता है, लेकिन सेटिस्फाई है उसके हिसाब से भी। 4 लोगों के लिए बता रहे हैं कि सफिशिएंट है। अगर आप लॉन्ग ड्राइव में भी जाते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। क्रूज कितने पे एक्टिवेट होता है इसका? 30 पे होता है सर। अच्छा, ये बताओ कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये गाड़ी सजेस्ट करोगे और क्यों सजेस्ट करोगे? सर गाड़ी में डेफिनेटली आपके व्यूअर्स को सजेस्ट करूंगा, और इसलिए सजेस्ट करूंगा कि आज की डेट में सारे फुली लोडेड फीचर्स के साथ में, ठीक ठाक बिल्ड क्वालिटी की और ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ में इतना बढ़िया डीजल इंजन का यही एक ऑप्शन है। अगर हम इको स्पोर्ट या और किसी में जाएंगे तो उनमें एक तो इंजन में भी पावर कम है और जो है ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। अगर हम नेक्सॉन में या उसमें जाते हैं XUV 300 में, नो डाउट उनके इंजन जो है बहुत अच्छे हैं, हो सकता है बिल्ट भी बहुत अच्छा हो उनका, लेकिन फिर वो प्राइस भी उतनी आप फालतू आपसे ले रहे हैं। कहने का मतलब है कॉम्पैक्ट SUV डीजल में सबसे अच्छा ऑटोमेटिक इसी में मिलता है ही सर, टॉर्क कन्वर्टर है ही इसी में, बाकी सब में AMT आ रहा है। और सर मुझे ऐसा भी लगता है कि जो अभी टाटा की और महिंद्रा की गाड़ी है ना सर, वो अभी फिर भी उनमें वो रिफाइनमेंट नहीं आ पाई है जो ये फॉरेन कंपनीज जो एक गाड़ी में फिट एंड फिनिश और एक रिफाइनमेंट देती है ना, वो शायद अभी नहीं दे पाई है। नो डाउट महिंद्रा के इंजन जो है डीजल इंजन बहुत टॉप के होते हैं, लेकिन फिर भी अभी उनमें रिफाइनमेंट की कमी जो है मुझे ऐसा लगता है अभी है। अच्छा, आपने चला के देखी थी इसको खरीदने से पहले? हाँ मैंने सारी गाड़ी चला के देखी सर। नेक्सॉन और XUV के कंपैरिजन में इसका बहुत ही स्मूथ इंजन है और काफ़ी साइलेंट इंजन भी है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो, और उम्मीद करते हैं आपको बातों में सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश हम लोगों ने करी है, ठीक है। आपके डाउट सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको बहुत जल्दी है आंसर की, तो नीचे जो लिंक दिया गया है वहाँ पर हमारी वेबसाइट के अंदर पूछिए, नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर पूछिए, हम आपका Q&A वगैरह के अंदर जो है डाउट क्लियर कर देंगे। वेल, थैंक यू सो मच योगेश भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आने के लिए। आप भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, जो नीचे email ID है वहाँ पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिए, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।